जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं रीजनिंग के टोटल 5 क्वेश्चंस लिए मैंने, जो कि पांचों अलग अलग टॉपिक से हैं। एवरेज जो लेवल है क्वेश्चन का वो एवरेज है, ठीक है। तो बस बात इतनी सी है कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले उस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और आप यहां देखेंगे कि हर क्वेश्चन को मैं यहां पे डीपली डिस्क्राइब करता हूं। वो ये क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीजनिंग हो सकता है कभी पढ़ी नहीं हो, तो उन लोगों के लिए मैं सारी चीजों को डिस्क्राइब करता हूं डीपली। लेकिन क्वेश्चन के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि उस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे किया जा सकता था। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे रीजनिंग उनको भी पूरा समझ में आएगा, और जो कई अरसे से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, क्रम व्यवस्थीकरण का। इसमें ये बोल के रखा है कि टोटल लड़के और लड़कियां मिला के कक्षा में कुल 100 लोग हैं। ये 100 लोग बैठे। पहले मैं इसको डीपली डिस्क्राइब कर रहा हूं, बाद में बताऊंगा कि छोटे तरीके से कैसे किया जा सकता था। ये 100 लोग, इन 100 लोगों में लड़के और लड़कियां दोनों हैं, ठीक है, लड़के लड़कियां दोनों, तो बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों मिला के कितने हो गए 100। अब क्वेश्चन में बोल के आपको ये लिखा है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या के 3 गुना है। बी मतलब बॉयज, तो लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या के 3 गुना है। अब यहां एक तो सीधी सी बात है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुना, तो आपका मैथ्स एवरेज भी होगा तो आप इजीली बता सकते हो कि लड़कों की संख्या 75, लड़कियों की 25। लेकिन जिनसे नहीं निकला होगा मैं उनके लिए अच्छे से बता रहा हूं कि किस तरीके से ये निकलेगा। अब बॉयज की वैल्यू जैसे ही आप यहां पे पुट करोगे तो 3g प्लस जी इक्वल्स टू 100, तो 4g इक्वल्स टू 100। अब यहां से g नीचे 4 जो है भाग में आ जाएगा, तो 4 जैसे भाग में आ जाएगा तो g की वैल्यू आ जाएगी 25। अब g की वैल्यू 25, तो 3 इंटू 25 कर दोगे तो बॉयज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। अब ये तो डायरेक्ट निकल जाना चाहिए था, ये सब करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जिस बच्चे से नहीं निकला हो उसके लिए मैंने कर दिया कि बॉयज की वैल्यू हो गई 75 और गर्ल्स की वैल्यू हो गई 25। तो ये मेरे को दिख गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के 3 गुना है, ठीक। अब आगे चलते हैं, सुनना थोड़ा ध्यान से। ये हो गई पूरी लाइन वही जिसमें टोटल 100 बच्चे हैं। लड़कों की संख्या जो है वो 75, लड़कियों की संख्या जो है 25। अब बोल के ये रखा है कि लड़कियों पूरी कतार में रेखा का स्थान पीछे से 60/60। अब ये होता है आगे वाला छोर, ये होता है पीछे वाला छोर। बाय डिफॉल्ट हम इसे आगे वाला छोर कंसीडर करते हैं, इसको पीछे ला। ये है फ्रंट एंड और वो है बैक एंड, ठीक। तो अब रेखा का स्थान, ये हो गई रेखा, यहां पे रेखा का स्थान पीछे से कितना बोल के रखा है 60। अब मेरे को ये पता है कि रेखा का स्थान यदि पीछे से 60 है, सुनते जाना, रेखा का स्थान पीछे से 60 है, इसका मतलब रेखा के पीछे 59 लोग होंगे और रेखा को गिनते हुए पीछे से कुल 60 लोग बैठ चुके हैं। इस पूरी कतार में 100 लोग हैं, अगर पीछे से रेखा को जोड़ते हुए 60 लोग बैठ चुके तो रेखा के आगे कितने लोग होंगे, जितने भी बचे हुए हैं। टोटल 100 लोग हैं, उसमें 60 बैठ चुके हैं, तो 60 घटा दोगे 100 में से तो बचेंगे 40 लोग रेखा के आगे हैं, ठीक। अब इन 40 में लड़के भी होंगे लड़कियां भी होगी। अब क्वेश्चन में ये बोला है यदि रेखा के आगे 31 लड़के हैं, मेरे को ये पता है कि रेखा के आगे कुल 40 बच्चे हैं, उसमें लड़के भी लड़कियां भी है, कितने 40। और अब मेरे को ये पता चल गया क्वेश्चन के थ्रू कि रेखा के आगे 31 लड़के, मतलब इन 40 में 31 हो गए लड़के। अब 40 में यदि 31 लड़के हो गए तो लड़कियां कितनी हुई, लड़कियां बची 9। 40 में 31 लड़के तो लड़कियां हो गई 9। अब पूछा आपसे ये गया है कि रेखा के पीछे कितनी लड़कियां हैं। अब सुने आप, जब आप आगे से चलना शुरू करेंगे आपको पता है कि रेखा के आगे कुल जो 40 बच्चे थे उसमें से 31 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं, तो रेखा के आगे कुल 9 लड़कियां बैठी है। चलते हुए रेखा खुद हो जाएगी 10वीं लड़की में देखा जाए, तो रेखा के आगे 9 लड़कियां हो गई और चलते हुए रेखा खुद हो जाएगी 10वीं। बची हुई सारी लड़कियां रेखा के पीछे होगी। लड़कियां टोटल है 25, रेखा के आगे 9, रेखा खुद 10वीं, तो 25 में से 10 बैठ चुकी है, बची कितनी 15। तो रेखा के पीछे लड़कियों की संख्या हो जाएगी 15।
ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर बता रहा हूं, लड़कों की संख्या 75, लड़कियों की 25, रेखा का स्थान पीछे से 60 है, मतलब रेखा के आगे 40 लोग होंगे, 40 में लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होगी, लेकिन क्वेश्चन में बोल के रखा है कि लड़कों की संख्या रेखा के आगे, बॉयज की वैल्यू है 31, तो बची हुई लड़कियां होगी। तो 40 में 31 लड़के हो गए तो लड़कियां हो गई 9। अब 9 लड़कियां जो है वो रेखा के आगे है और रेखा खुद 10वीं हो गई, तो बची हुई सारी लड़कियां कितनी हो गई, पीछे बची हुई रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नाम के ऊपर जाएंगे। एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने ऐसा ही क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया था कि सर आपको कैसे पता कि रेखा जो है वो लड़की है। तो ये नाम पे ही जाना पड़ेगा। करण है, सुरेश है, मोहन है, तो वो लड़के हो गए। रेखा है, जया है, सुषमा है, तो ये सब लड़कियां हो गई ना। ऐसा कोई इंडिविजुअल मेरे को नहीं पता कि वो लड़कियां हैं। ठीक, तो नाम पे जाना पड़ेगा। तो रेखा के आगे 9 लड़कियां हो गई, रेखा हो गई 10वीं, बची हुई सारी लड़कियां उसके पीछे, जो कि उत्तर हो जाएगा 15। ठीक है, जल्दी कैसे कर लेते हैं, ये तो आप मुंह पे निकाल सकते थे कि लड़कियों की संख्या के 3 गुना है तो 75 और 25। अब आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो आप ऐसा डायरेक्ट निकाल सकते थे। अच्छा, रेखा का स्थान पीछे से 60 है तो आगे कितने हो जाएंगे, बचे 40। आपको सिर्फ ये देखना रेखा के आगे कितनी लड़कियां हैं, बची हुई सारी लड़कियां पीछे हो जाएगी रेखा को गिनते हुए। तो 40 टोटल लोग हैं, उसमें से बोल के रखे 31 लड़के, तो लड़कियां कितनी हो गई, 9। अब बच्चे क्या गलती करते सुनना, वो ये करते, अच्छा रेखा के आगे 9 लड़कियां हैं, बची हुई सारी लड़कियां किधर होगी, रेखा के पीछे। तो क्या करते, टोटल लड़कियां 25, 9 घटा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 16। गलत हो जाएगा, इसमें आपने रेखा को छोड़ दिया। इसका मतलब हुआ रेखा के आगे 9, रेखा के पीछे 16, एक रेखा खुद, टोटल 26 लड़कियां हो गई, लड़कियां तो 25 है। तो ये गलती मत कर देना, उस व्यक्ति को भी गिनना वो लड़का है कि लड़की, लड़की है तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है 7:15 पर, मतलब 7:15 बजे घड़ी के दोनों कांटों के बीच का बृहद कोण क्या होगा। ध्यान से सुने, यह है आपकी घड़ी, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। 7:15 कैसे बजेगी, मिनट का कांटा होगा 3 पे, घंटे का कांटा होगा 7 से थोड़ा सा आगे। अब आपको पता है घड़ी के कांटों के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। इसमें थीटा जो होता है वो घड़ी के कांटों के बीच का एंगल होता है जो मेरे को निकालना है। एच जो होता है वो घंटे की वैल्यू बताता है कि किस समय है ना, किस घंटे पे। तो जैसे ये समय जो है 7:15 है, तो घंटे की वैल्यू यहाँ पे एच की वैल्यू हो जाएगी 7 और मिनट की वैल्यू मेरे को देके रखी कितनी है, 15। ठीक है, अब जैसे मैं इस पे पुट करूंगा थीटा निकालने के लिए, 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 11/2 इंटू 15। ठीक है, अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 7.5 और इसको सॉल्व करूंगा तो 82.5 और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 127.5। ये बिल्कुल आपको ऑप्शन में दिखेगा, ये ऑप्शन बी, लेकिन ये उत्तर हो जाएगा गलत, ये उत्तर हो जाएगा गलत। आपने आंसर निकाल लिया 127.5, ये आ भी गया लेकिन ये उत्तर हो जाएगा गलत। आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने बोला है कि 7:15 बजे घड़ी के दोनों कांटों के बीच का बृहद कोण क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की परिभाषा ये होती है द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ऐसा कोण जो 180 से बड़ा होता है पर 360 डिग्री से छोटा होता है उसे बृहद कोण बोलते हैं। क्या ये 180 और 360 की रेंज में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, उसने आपको बड़ा वाला एंगल निकालने को बुलाया, मतलब 7:15 पे घंटे और मिनट के कांटों के बीच का ये वाला कोण निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो 360 टोटल होता है, 360 में से जैसे ही आप क्या करोगे 127.5 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा 232.5, 232.5। तो गलती मत कर देना कि आप 127.5 पे टिक कर दे। किसी भी समय पे घड़ी के कांटों के बीच का बृहद रिफ्लेक्स एंगल निकालने को बोले तो ऐसी स्थिति में आपका निकाला गया पहला आंसर यदि 180 से छोटा आ जाता है तो आप उसको 360 से माइनस करके बड़ा वाला जो एंगल होगा वो निकालने को बोलेंगे। देखने का नजरिया है बस। सपोज करो मैं 2 लाइन दे दूं, मैं बोलूं कि बताओ इन 2 लाइन के बीच में एंगल कितना है, आप बोलोगे 70 डिग्री, मैं बोलूंगा नहीं 70 डिग्री नहीं, ये 290 है।
हालांकि है दोनों सही। तो आपको क्या करना है, कभी भी रिफ्लेक्स एंगल बोले तो ऐसी स्थिति में आप अपना पहला आंसर निकालेंगे। पहला आंसर भले मैच करता है, लेकिन देखेंगे वो क्या 180 और 360 डिग्री की रेंज में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो उसको 360 से माइनस करके आप अपना आंसर दे देंगे। ये होता है बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, चलते तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है सिलोजिज्म का। क्या बोला है, कुछ ए बी है तो ये हो गया ए, कुछ ए बी हो गया। फिर बोला है आपको कुछ बी सी है, सम बी आर सी, सम बी आर सी। अब एक बात ध्यान रखना, बी का हिस्सा कुछ भी सी में लेंगे तो सी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ए और सी का डायरेक्ट रिलेशन कथन में या स्टेटमेंट में नहीं देके रखा है। ठीक, इसके बाद आपको बोला है कि सभी बी डी है, तो बी का पूरा हिस्सा आप बना लेंगे डी में। बात सेम है कि बी का हिस्सा जब आप डी में लेंगे तो आप पूरा ए या पूरा सी मत ले लेना, कुछ हिस्सा ए या सी का मेरे को लेना पड़ेगा, वो मेरी मजबूरी है। इसके बाद आपको बोला कोई डी ई नहीं है, कोई डी ई नहीं है, तो कोई डी ई नहीं है। ठीक है, पूरा के पूरे डी का संबंध ई से नहीं है। और उसके बाद आखिर में आपको बोला है कि कुछ ई एफ है, सम ई आर एफ, तो सम ई आर एफ। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना। ठीक है, गलती हो सकती है आपसे पहली बार में, तो थोड़ा सा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। 3 4 5 टोटल इसके अंदर कंक्लूजन है। तो पहला निष्कर्ष, पहला कंक्लूजन ये बोलता है कि कुछ भी ई नहीं है। ये बिल्कुल सही है। कारण सुनना क्या, देखो मेरे को पहले से पता है कि डी का पूरा हिस्सा जो है वो ई नहीं होगा। बोल के रखा है मेरे को कथन में, स्टेटमेंट में कि ऑल डी आर नॉट ई, नो डी इज ई, कोई डी ई नहीं है। अब डी के अंदर की जितनी भी चीजें होगी उसका भी संबंध ई के साथ नहीं होगा। तो पूरा की पूरा जो बी है वो पूरा की पूरा जो है वो डी के अंदर है, तो बी का पूरा हिस्सा ई नहीं होगा। अब पूरा हिस्सा यदि बी का ई नहीं होगा तो कुछ हिस्सा भी तो बी का होगा जो ई नहीं होगा। सिर्फ कुछ नहीं बोला है, बोला कुछ बी ई नहीं है। हाँ, बी का कुछ हिस्सा ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, कुछ भी ले लो, बिल्कुल सही है कि वो भी ई नहीं होगा। तो पहला अलग है सही। ये बात सिंपल सी ऐसी है, सपोज मेरा एक पड़ोसी है, उसके परिवार में 6 लोग हैं, मेरे परिवार में भी 6 लोग हैं। वो 6 हम 6 बिल्कुल कट्टर दुश्मन है। लेकिन मैं बोलूं मेरे घर के जो 2 बच्चे हैं वो भी पड़ोसी के कट्टर दुश्मन है, तो भैया 6 के 6 दुश्मन है तो वो 2 भी तो होंगे। जब पूरा की पूरा हिस्सा किसी के साथ संबंध में नहीं है तो कुछ हिस्सा भी बाय डिफॉल्ट सही हो जाता है नहीं के संबंध में। तो पूरा बी ई नहीं है तो कुछ भी ई नहीं है, ये भी सही होता। अब मेरे को दिख रहा है कि कोई डी, पूरा डी ई नहीं है, तो मैं बोल दूं कि कुछ डी ई नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया निष्कर्ष, फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट। सेकंड पे चलते, कुछ सी ई नहीं है, सम सी आर नॉट ई। देखो पूरी बात सुनना, सी का कुछ हिस्सा मेरे को दिख रहा है कि डी के अंदर है, सी का कुछ हिस्सा डी के अंदर है और डी पूरा की पूरा ई नहीं हो सकता या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सी का जितना भी हिस्सा डी के अंदर जाएगा वो भी ई के साथ संबंध नहीं रखता है। सी का कितना हिस्सा गया डी के अंदर, कुछ, तो सी का कुछ हिस्सा डी में है, डी ई नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में सी का वो पार्ट जो डी में वो भी ई नहीं होगा। और सी का कितना पार्ट है, कुछ, सम, बोला भी यही है, कुछ सी ई नहीं है, इसलिए ये सही हो गया। थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर इसी दूसरे वाले में वो बोलता कि कोई सी ई नहीं है, नो सी इज ई, तो ये गलत हो जाता। पूरा के पूरा सी ई नहीं है, ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि मेरे को पता है सी का सिर्फ कुछ हिस्सा डी के अंदर है और डी पूरा ई के साथ संबंध नहीं रखेगा। तो जितना हिस्सा सी का डी के अंदर होगा सिर्फ वो ही ई नहीं होगा। आप ये मत बोल देना कि सी और ई दोनों दूर दूर है तो इनके बीच में नहीं का संबंध स्थापित हो गया। नहीं, सिलोजिज्म की लैंग्वेज में 2 गोले दूर दूर है, इसका मतलब उनके बीच में कुछ नहीं कहा जा सकता। संभावना में, पॉसिबिलिटी में कहा जा सकता है, डायरेक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कोई सी ई नहीं है, नो सी इज ई, ये कंक्लूजन निष्कर्ष गलत हो जाता। तीसरा वाला, कोई ए ई नहीं है, ये हो गया गलत। अभी अभी मैंने बताया यहां पे कि सी का सिर्फ कुछ हिस्सा जो है, सुनना, सी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि डी के अंदर है, डी पूरा ई नहीं होगा। तो सी का कुछ हिस्सा सिर्फ ई नहीं होगा, पूरा बोलते तो गलत हो जाता। सेम ए के साथ है, ए का सिर्फ कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि डी के अंदर है, ठीक है, और डी पूरा ई नहीं होगा, तो कुछ ए ई नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन कोई ए ई नहीं है, गलत। दोनों भले दूर दूर है, दूर दूर होने का मतलब नहीं का संबंध स्थापित नहीं होता है। ये ई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं स्पष्ट या एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि कोई ए ई नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो तीसरा वाला हो गया गलत। ए ई और ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि मैं आगे इसमें इधर और चेक करूंगा। ठीक है,
यहां चेक करूंगा। चौथा, कुछ ए एफ नहीं है, ए ये रहा एफ ये रहा, दोनों दूर दूर है। ए का कुछ हिस्सा डी में है, डी पूरा की पूरा ई से संबंध नहीं रखेगा, एफ के लिए नहीं कहा है, तो ए का कुछ हिस्सा ही नहीं है, ये सही हो जाता। ए और एफ दोनों दूर दूर है, दोनों दूर दूर है। हो सकता था ए का पूरा की पूरा हिस्सा एफ में आ जाए, कैसे बनता, कुछ ई एफ है तो मैं इस तरीके से बना देता और एफ के अंदर पूरा ए आ जाता। तो यहां पे कुछ ए एफ नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, कुछ ए एफ नहीं है, ए और एफ के गोले दोनों दूर दूर है, तो इनके बीच में कही गई सारी बातें स्पष्ट गलत हो जाएगी। जैसे कि मैं बोलूं कुछ ए एफ है, गलत, सभी ए एफ है, ऑल ए आर एफ, गलत, कुछ ए एफ नहीं है, सम ए आर नॉट एफ, गलत, कोई ए एफ नहीं है, नो ए इज एफ, गलत, सब गलत। ठीक है, तो ये भी हो गया गलत। चौथे में क्या बोला है, कुछ ए एफ नहीं है, ये हो गया ए, ये हो गया एफ और ये हो गया नेगेटिव। पांचवा, कुछ ए ई है, कुछ ए ई है, सम ए आर ई, इसका मतलब दोनों के बीच में कुछ पार्ट कॉमन है। ये रहा ये रहा ये, पार्ट कॉमन है ही नहीं। पार्ट कॉमन होना मतलब इसे कहते हैं ये पार्ट कॉमन, या कॉमन है ही नहीं, तो कुछ ए ई है, ये भी गलत हो गया। कुछ ए ई है, ये पॉजिटिव है, तो इस पर मैंने लिख दिया प्लस। अब एक बात आप थोड़ी ध्यान से सुनना मेरी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष का कोई सा भी टॉपिक हो आपका रीजनिंग में, अगर उसमें कभी भी आपके पास दो या दो से अधिक निष्कर्ष, दो या दो से अधिक कंक्लूजन गलत आते हैं, तो आप हमेशा उसके अंदर इधर और यहां चेक करेंगे। डायरेक्ट ये मत बोल देना कि पहला और दूसरा सही है, ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर करेक्ट, ये गलती मत कर देना। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये वाला हो न्याय निगमन का, या वो लैंग्वेज वाला कथन निष्कर्ष हो, या इनइक्वालिटी असमानता वाला कथन निष्कर्ष हो, दो या दो से अधिक कभी भी आपको निष्कर्ष, दो या दो से अधिक कभी भी कंक्लूजन गलत मिलेंगे, तो आप उसमें चेक करेंगे क्या इनमें से कोई हो सकता है क्या। या लगाने का मतलब, इधर और लगाने का मतलब सिंपल ये होता है कि दो बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें इंडिपेंडेंट गलत है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक चीज सही हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने आपके सामने एक सिक्का उछाला, उस सिक्का आपको बिना दिखाए यूं छुपा दिया अपने हाथ पे, ठीक है। अब मैं आपको निष्कर्ष के रूप में, कंक्लूजन के रूप में बोलूं क्या इस पे हेड आया है क्या, आप बोलोगे गलत, क्योंकि आपने देखा नहीं, तो आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, गलत। दूसरा, मैं आपसे कंक्लूजन पूछूं क्या इस पे टेल आया क्या, आप बोलोगे नहीं, पहला वाला गलत है तो ये भी गलत है, हमें नहीं देखा तो हम कैसे बोल सकते इस पे टेल आएगा। इंडिविजुअली दोनों गलत है, एग्जैक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप देखेंगे कि सिक्के पे हेड या टेल तो आगा, तीसरी चीज तो है ही नहीं पॉसिबल कि सिक्का खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों में लग जाता है या, तो आप भी यहां पे यहां चेक करेंगे इधर और चेक करने की टोटल 3 शर्तें हैं। मैं पहले वाले वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं यहां पे आप इन चीजों को लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इधर और, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ वीडियो से एक क्वेश्चन में इसका डेली लेता ही लेता हूं, ठीक है। तो पहली शर्त ये होती है कि सबसे पहले जिन भी दो निष्कर्षों में आप चेक कर रहे हैं इधर और, वो दोनों गलत होने चाहिए। सही वाले तो स्पष्ट सही है, मतलब मैंने अगर देख लिया उछाला सिक्का और सामने मेरे गिरा हेड आया, तो फिर मैं क्यों यहां लगाऊंगा, शायद क्यों बात करूंगा, वो तो एग्जैक्ट बात हो गई। तो सबसे पहली चीज, जो सही होते हैं उनको हटा दो, जिनमें लगाना है आपको या इधर और, वो दोनों गलत होने चाहिए इंडिविजुअली रूप से। तो पहली शर्त तो मेरे को मिल गई, दो क्या मेरे पास 3 गलत है। बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, व्यक्तिगत रूप से दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, ये पहली शर्त। अब उन दो निष्कर्षों के अंदर जिनमें आप यहां चेक कर रहे हैं, जिनमें आप इधर और चेक कर रहे हैं, उन दोनों के अंदर अल्फाबेट अक्षर समान होने चाहिए, ठीक है। तो मैं देखूंगा ए ई ए एफ दोनों अलग अलग है, ए एफ ए ई अलग अलग है, ए ई इन दोनों में बिल्कुल समान है। तो इन दोनों में शुरू की 2 शर्तें लग गई। क्या शर्तें लग गई, दोनों गलत है, बोथ आर रॉन्ग, और दोनों के अंदर के अल्फाबेट सेम है, द अल्फाबेट्स आर सेम इन बोथ दिस कंक्लूजन। तीसरी शर्त ये होती है कि उन दोनों में एक सकारात्मक होना चाहिए, एक नकारात्मक। वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी नेगेटिव। अब देखो यहां पे ये बोल रहा है थर्ड वाले में कि कोई ए ई नहीं है, नो ए इज ई, ये है नेगेटिव, और इसमें इसने बोला कि कुछ ए ई है, ये है पॉजिटिव, कहीं नहीं आया है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इनमें लग जाएगा। यहां तीनों शर्तें लग गई, तीनों शर्तें लग गई, दोनों गलत, अल्फाबेट सेम और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आपके दोनों स्पष्ट उत्तर हो गए, ये दोनों सही है, इन दोनों में यहां लग जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, और उन दोनों में लग जाएगा यहां। कैसे, देखो 1 2 स्पष्ट सही है, और लगा दोगे आप, और लग जाएगा तीसरा या 5वां। और अगर इंग्लिश में बोलते तो फर्स्ट सेकंड एंड आइदर थर्ड और 5th कंक्लूजन फॉलोज।
पहला, दूसरा और दूसरा या पांचवा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, तो यहां हमेशा चेक करना, क्योंकि आपको फंसाने के लिए उसने एक ऑप्शन आपको देके रखा है शुरुआत के दोनों, और दोनों सही है। पहला आंसर आपका यही होगा अगर जल्दबाजी में आपने या उसके अंदर चेक नहीं किया होगा तो। ठीक है, चलते चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन अच्छा है, दिशा, दूरी का, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। क्या बोल रहा है? देयर आर 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी स्टैंडिंग रैंडमली। 5 दोस्त थे ए बी सी डी ई, अलग अलग तरीके से स्टैंडिंग मतलब रैंडमली खड़े, अव्यवस्थित तरीके से खड़े हुए, एकदम एक लाइन में नहीं खड़े हैं, व्यवस्था देके रखी आपको। क्या बोला है? बी इज स्टैंडिंग टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ई। बी जो है वो ई की उत्तर पूर्वी दिशा में है। बी जो है वो ई की, सपोज मैंने बना दिया यहां पे ई, और बी जो है वो ई की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये होती नॉर्थ, ये होगी इसकी ईस्ट। दूरी मेरे को नहीं पता तो ये होगी ई के लिए नॉर्थ ईस्ट, लेकिन इस पे मैं कुछ दूरी पे, सपोज करो मैंने यहां पे कुछ दूरी पे बी को बिठा दिया, क्योंकि सिर्फ ये बोला है कि बी जो है ई की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उत्तर पूर्वी दिशा में, कितनी दूरी पर ये नहीं बताया, तो कुछ अपने हिसाब से थोड़ी सी दूरी बना के मैंने उसे बिठा दिया। अब इसके बाद बोला है कि डी जो है ई कि पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। डी जो है वो ई की पूर्व में, डी जो है ई की पूर्व डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। डी की पोजीशन जो देके रखी है वो देके रखी है कि डी जो है वो ई के रेस्पेक्ट में 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। अब 2 इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। मैं बाय डिफॉल्ट उसको कंसीडर कर रहा हूं डी को बी के ठीक नीचे। अगर वो ठीक नीचे नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में मेरे को आगे चल के पता चल जाएगा क्वेश्चन में, और उसको मैं या तो इधर कर दूंगा या इधर कहीं भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ये दूरी नहीं पता। तो 2 किलोमीटर में कहां बिठाऊंगा मेरे को नहीं पता, इसके कारण मैं ठीक अभी तो नीचे बिठा दे रहा हूं। तो डी जो है वो ई की पूर्व डायरेक्शन में है, और कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। डी इज इन ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ई एंड ही इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम ई। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है? डी ई की पूर्व दिशा में है। अब सुनना यहां पे, अब सुनना यहां पे एक बच्चों ने गलती करी होगी। इसके बाद जो करके बोला है कि जो ए के पश्चिम में 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जो किसके लिए लिया आपने? जो डी के लिए तो नहीं ले लिया। वो इज 6 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम, कहां गया? वो इज 6 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ ए। देखिए, अब ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये बोला था डी जो है ई से पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और फिर जो यूज किया है फिर वो लगाया है। थोड़ा ध्यान से सुनना। वो जो होता है, जो होता है वो किसके लिए होता है? जो से जब पीछे की तरफ जब आप आते हैं, वो से जब पीछे की तरफ जब आप आते हैं, तो जो पहला वाला व्यक्ति होता है, पहले वाले व्यक्ति के लिए होता है जो। तो यहां पे जो लगाया गया है ई के लिए, और बोल के ये रखा है कि ई जो है वो ए से 6 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में है। ई जो है वो ए से 6 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब ए यहां पे कहीं होगा, और उससे वेस्ट में, मतलब इस जगह पे वेस्ट में 6 किलोमीटर की दूरी पर आएगा ई। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ए जो होगा वो ई से पूर्व डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो 2 पहले से बना हुआ है, एक्स्ट्रा 4 आपने और बना दिया, और यहां पे आ जाएगा आपका ए। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना। डी जो है वो ई की पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। डी इज इन ईस्ट डायरेक्शन एंड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम ई। फिर जो लगाया है वो लगाया है, उसमें हो सकता है आपने डी के लिए वो मानते हुए ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस रख दिया, वो गलत हो जाएगा। जो है वो ई के लिए है, और ई के लिए बोल के रखा है कि ई जो है ए से 6 किलोमीटर पश्चिम में, वेस्ट में है ए से। तो अब आप देखेंगे, अच्छा ई जो है वो ए से वेस्ट में पश्चिम में 6 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप ए को इस तरीके से बिठाएंगे कि उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर ई आ जाए। यही पॉइंट सबसे मेन था, ठीक है, और वो अब आपका बन गया। ठीक, तो ये हो गया यहां पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला है? सी डी की उत्तर पश्चिमी दिशा में है। सी डी की उत्तर पश्चिमी दिशा में, और ईबी वाली जो देखो, सी जो है वो डी से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। डी ये रहा, डी के लिए होगी नॉर्थ, ये होगी वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट मतलब इन दोनों के ठीक बीच में। अब उसने बोला है कि ई जो है वो डी से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और कहां पे? ई बी वाली रेखा को जो जोड़ रहा है वो, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन पे। सी डी की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो गया।
ठीक है, और ईबी वाली रेखा पे भी हो गया, तो यहां पे आपने बिठा दिया सी को, ये हो गया आपका सी बैठ गया। ठीक है, और आखिर में बोला है डी जो है बी की दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पे। देखो मैंने डी को बी के ठीक नीचे बिठाया था और ये बिल्कुल ठीक नीचे ही बैठा है। क्या बोला है, डी जो है बी से साउथ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब एग्जैक्ट नीचे बैठा है। साउथ ईस्ट बोल देता तो मेरे को यहां पे डी को बिठाना पड़ता, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता। साउथ वेस्ट बोल देता तो मेरे को यहां बिठाना पड़ता, साउथ वेस्ट में तो वैसे यही आ जाता। लेकिन उसने बोला कि बी से ठीक साउथ में 4 किलोमीटर की दूरी पर डी बैठा है। ये हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या बोल के रखा है, क्वेश्चन में ये पूछ के रखा है कि ए और डी के बीच की निम्नतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ये रहा क्वेश्चन, तो ऐसे ही सॉल्व हो गया था पहले ही, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर बनाना जरूरी था। तो ए और डी के बीच की दूरी कितनी होगी, 4 किलोमीटर। आप में से बहुत से लोगों ने आंसर ए लगाया हुआ टिक 6 किलोमीटर। ठीक है, तो वो या जो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो जो के पहले जो व्यक्ति आता है उसके लिए होता है जो, या वो उसके लिए वो अगला वाला पॉइंट कैरी करते हैं आगे। ठीक है, एक छोटा सा वापस से डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कैसे। सबसे पहले बी की डायरेक्शन देके रखी थी ई के रेस्पेक्ट में, ये रहा ई, इसके रेस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन देके रखी थी, कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ये बना दिया यहाँ पे। इसके बाद बोला था डी जो है वो ई से 2 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट डायरेक्शन में, मैंने इसको यहाँ पे बिठा दिया था। उसके बाद आपको बोल के रखा था कि ई जो है वो ए से 6 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम डायरेक्शन में, तो ए को बिठा दिया यहाँ पे, ये हो गई 4 किलोमीटर, और यहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर आ गया ई। और उसके बाद बोला है कि सी जो है वो डी से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और ईबी वाली रेखा में, ये बिठा दिया यहाँ पे। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ए और डी के बीच की निम्नतम दूरी हो गई 4 किलोमीटर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये पीओ में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक, चलते 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये 5वां और आखिरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप में से जिस भी बच्चे का ये क्वेश्चन बन गया और लिमिटेड टाइम है, तो कमेंट में मेरे को बिल्कुल बताना कि क्वेश्चन आपसे बन गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें है लॉजिक बहुत तिगड़म वाला है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या लग रहा है कि ये जो बीच वाला नंबर है, इन दोनों के अंकों को, इन दोनों की डिजिट्स को आपस में जोड़ेंगे तो 3 + 1 माइनस करेंगे बाहर की दोनों डिजिट को और टोटल से माइनस कर देंगे 7 - 5, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, -7 - 5 2, तो कितना हो गया 2। 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 लिख सकता हूं। ठीक है, सेम यहां पे किया, 8 + 1 अंदर की दोनों नंबरों को जोड़ दिया, माइनस इन दोनों को आपस में घटा दिया, तो आपने देखा 8 + 1 9 - 5 कितना हो गया 4। 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 आएगा। करके देख लो, अंदर वाले को जोड़ दिया, 7 + 2 9 हो जाएगा, माइनस 9 - 8, तो कितना आया 7 + 2 कितना हो जाएगा आपका 9, 9 - 8 1, ये हो गया 8। 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। मतलब ये जो दो अंदर होगा, जो भी नंबर होगा उसका x + y मैंने ले लिया, उन दोनों की जो डिजिट होगी उन दोनों को जोड़ने पे -7 - 7 कितना आना चाहिए, 2 की पावर 4 आना चाहिए, मतलब कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। 7 - 7 कितना हो गया 0, तो x + y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 16 के बराबर। अब आप बोलोगे सर ये नंबर तो हमको दिया ही हुआ है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ऑप्शन के थ्रू। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर दिया हुआ है जिनके दोनों अंकों को जोड़ने पर 16 आता हो। 97 इन दोनों को जोड़ने पर 16 आता है, यही आपका आंसर हो गया। चलो आगे भी चेक कर लो, 87 8 और 7 15, नहीं ये गलत हो गया, 8 2 10 हो गया गलत, 4 और 5 9 गलत, ये दोनों की दोनों हो गए गलत, मतलब तीनों की तीनों ऑप्शन हो गए गलत। आंसर होगा आपका ए वाला सही कि उन दोनों डिजिट को जोड़ने पे आंसर 16 आ रहा है, तो ये हो गया तिगड़म। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। आप एक और चीज बोल सकते थे कि सर जरूर था ना कि ये भी तो सकता था यहां से शुरू हो रहा हो, और ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया यहाँ पे 1। ठीक है, 2 की पावर 4 ना लाते हो, 2 की पावर 0 मतलब 1, मतलब x + y की वैल्यू आनी चाहिए 1। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जिन दोनों को जोड़ने पर 1 आता हो? 8 और 2 10, नहीं आप ये मत बोलना 10 की वो दोनों डिजिट को भी जोड़ के 1, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है जिनको जोड़ने पर 1 आता हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का वीडियो पूरा। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, खुद का ध्यान रखिए, खुद के परिवार वालों का ध्यान रखिए। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। जय हिंद।